नमस्कार, आपका स्वागत है साधना न्यूज में। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम, हमारी खास पेशकश। खेल विकास विधेयक को लेकर जो आशंका थी आखिर वही हुआ। कैबिनेट की बैठक में इस बिल को दबंग मंत्रियों ने कुचल दिया। तमाम खेल संघों के मठाधीश और राजनेताओं ने एक अच्छे बिल का गला घोट दिया। खेल विकास बिल 2011 के प्रति कैबिनेट की नाराजगी के सामने प्रधानमंत्री की भी एक ना चली। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री फिर से मजबूर हो गए और क्यों खारिज करना पड़ा यह बिल? किसने किया इस बिल का विरोध और आखिर क्यों हो गया यह बिल बोल्ड? चर्चा करेंगे हमारे आज के पोस्टमार्टम में और तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी। एनके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए करते हैं शुरुआत पोस्टमार्टम की। जी हां, तो राजनीति के मैदान के महारथी खेल का भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें जितनी रुचि राजनीति में है उससे कहीं ज्यादा रुचि उन्हें खेल महासंघों पर कब्जा जमाने में है और शायद इसीलिए खेल विकास बिल 2011 को माननीयों ने खारिज करवा दिया। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। ढाक के 3 पात वाली कहावत, खेल हारा और नेता जीते। फिलहाल खेलों पर नेताओं का राज चलता रहेगा और जब तक वर्तमान कैबिनेट की चलेगी तब तक खेल मंत्री अजय माकन का सपना अधूरा ही रहेगा। इतना ही नहीं, उन्हें अपने साथी मंत्रियों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। गौरतलब है कि प्रस्तावित खेल विधेयक में खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाने की बात कही गई थी। इन खेल संघों में देश में क्रिकेट का संचालन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई भी शामिल था। इसके अलावा उम्र और कार्यकाल के दिशा निर्देश भी खेल संघों के शीर्ष पदाधिकारियों पर लागू होने थे। इस खेल विधेयक पर सबसे ज्यादा आपत्ति बीसीसीआई और उससे जुड़े नेताओं को ही थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी मुखिया शरद पवार तो इस बिल से इतने नाराज हुए कि उन्होंने समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली और सीधे मैडम से बात करने की धमकी दी। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को ठेंगा दिखाकर सीपी जोशी, विलासराव देशमुख, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने इस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया। वहीं विपक्ष के राजनीतिक खिलाड़ियों ने भी कैबिनेट के सुर में सुर मिलाया। बिल का विरोध कैबिनेट के भीतर और बाहर दोनों जगह किया गया और करने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे वही नेता हैं जो देश के विभिन्न खेल संगठनों पर वर्षों से कुंडली जमाए बैठे हैं और किसी ईमानदार संस्था को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। देश के राजनीतिज्ञ यूं ही खेल से खिलवाड़ करते रहेंगे और मजबूत और ईमानदार संस्था को अपने बूते विकसित होने से रोकते रहेंगे। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, तो बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जो इसे पारित नहीं किया जा सका, इसे खारिज कर दिया गया और इसके खिलाफ आवाजें भी उठाई गई और उन आवाजों के लिए मुद्दे भी तलाशे गए। इस चर्चा में हमारे साथ लगातार हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह बने हुए हैं। एनके, सवाल यही उठता है कि बहुत जो बिल के बारे में अगर आप देखें बहुत अच्छा, अजय माकन ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक अच्छा बिल बनाने में, लेकिन समझ से ये परे है कि जिन नेताओं ने विरोध किया उन्होंने इसमें बुरा क्या देखा? नहीं, उस बिल के प्रोविजंस को आप देखें जी, बहुत ही अच्छा बिल है। और ये बिल क्यों आया है? सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि हम पूरे इंडिया के खेल में एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और खेल को एक नई दिशा, नया आयाम देंगे, ये इसका पर्पस था। अगर आप इसके प्रोविजंस को देखें तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो फेडरेशंस हैं, जो स्वायत्त होकर बने हुए हैं,
450 करोड़ रुपए इनकी आमदनी है हर साल। 450 करोड़ एक पावर प्रोजेक्ट बड़ा सा लग जाता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप लगाएं पावर का तो 450 करोड़ में लगता है, उतनी इनकी आमदनी है। इनको इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं देना है, इनको इनकम टैक्स नहीं देना है। जब ये स्टेडियम बनवाते हैं तो सरकार से फ्री में जमीन मिलती है। सारी सुविधाएं सरकार की लेने के बाद फिर मीडिया से कहते हैं कि आप भी हमें पैसा दीजिए। कुल मिला के ये सारी करने के बाद ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इस पूरे उसमें कही गई है और ये कहा गया है कि फेडरेशन को हम प्रोफेशनल के हाथ में देंगे, खिलाड़ियों के हाथ से वो मैनेज होंगे। कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, पवार चल नहीं पाते हैं, पवार के पास ये खेल है। आप बताइए, सोचिए वर्ल्ड का जो बिगेस्ट बॉडी है क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी जो है वो इनके पास है। आप और हम देखते हैं, अभी आप देखिए, ये तो है इन लोगों की बात जो कि हम बाद में सुनाएंगे। अभी आप देखिए अनुराग ठाकुर जो कि एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं और उसके अलावा वो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जरा उनकी बात जरा देखिए, डिफेंस क्या ले रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होगा आपको क्या डिफेंस वो ले रहे हैं। बिल आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए, वो कितना वो खेल के लिए मुनासिब होगा और कितना खेल को आगे प्रोपेल करेगा, आगे ले जाएगा। देखिए, खेल को आगे ले जाने के लिए जहां पर हमें आधारभूत ढांचा चाहिए, अच्छे कोचेस चाहिए, अच्छे टूर्नामेंट चाहिए, ताकि हम जो ओलंपिक्स में भी अपनी टीम भेजने वाले हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। वो सरकार वो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर खेल संघों पर एक दबाव और उनको अपने शिकंजे में लेने के लिए प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पारदर्शिता हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि 25% लोग एडवाइजरी काउंसिल में आकर जब उसमें वोटिंग करेंगे उससे पारदर्शिता आएगी? आपको लगता है इन खेल संघों को सरकारी शिकंजे में लेकर पारदर्शिता आएगी? मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं। अरुण जेटली जी अध्यक्ष हैं दिल्ली क्रिकेट संघ के। एक सुंदर स्टेडियम बनाया 70 करोड़ रुपए में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। शरद पवार जी ने मुंबई में बनाया और मैंने धर्मशाला में 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। वहीं पर केंद्र सरकार ने 961 करोड़ रुपए केवल रेनोवेशन पर खर्च कर दिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है? हम सब जानते हैं। वो हुआ सरकार के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा और नेताओं द्वारा। अब उसका ठेका अगर आप स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर। तो अभी आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के। अक्षय, ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुराग ठाकुर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, उनको खेल का ध्यान आता है हिमाचल प्रदेश में। और सारे स्टेडियम पे पूछ लीजिए कि इसके कितना पेमेंट आपने किया है, इस स्टेट जिसका दावा आप कर रहे हैं कि मैंने बनवाया है, कितना सरकार को पेमेंट किया है, कितना जो आपका इंटरटेनमेंट टैक्स और इनकम टैक्स लगता है कितना वेव हुआ है उस पर। हकीकत ये नहीं है। और सरकार के अगर 25 नहीं करेंगे तो आपने जो मठाधीशी कर रखी है कम से कम उससे निजात मिले। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा करेगी, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और यही ये बिल का मकसद है। तो आप वो भी नहीं होने दे रहे हैं। कल जब ये हुआ, कैबिनेट में ये मामला आया, तो नेचुरली प्रधानमंत्री, कोई भी जो इशू आता है वो प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेके वो बिल लाया जाता है। प्रधानमंत्री ने जरूर इंडोर्स किया होगा। कितना है हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर कि एक शरद पवार की धमकी के कारण वो पूरा का बिल रोक दिया गया। अगर आप कैबिनेट में बाकी लोगों से पूछते तो क्या सब लोग इस राय के थे? लेकिन शरद पवार का चूंकि सरकार पे कब्जा है तो शरद पवार ने धमकी दी। और वही क्यों, राजीव शुक्ला ने भी उसकी वकालत की, प्रफुल्ल पटेल उन्होंने भी वकालत की। कुल मिला के एक बिल जो आना था, मैं तो ये कहूंगा आपको कि इसका नाम जो आपने रखा है, इसकी जगह इसका नाम रखना चाहिए था बिलों का खेल हारी जनता। ये ज्यादा अच्छा होता है इसका नाम, क्योंकि हम पूरे कैबिनेट में बिलों का खेल चल रहा है। क्रॉस करेंट्स है, आप देखें क्रॉस इंटरेस्ट हैं। एक जगह शरद पवार का इंटरेस्ट है, उससे सरकार दब रही है। इसके पहले ये राजा का इंटरेस्ट था, उससे दब रही थी। कुल मिला के इस पूरी सरकार में जो कैबिनेट में चीजें हो रही हैं, आप संस्था के बारे में हम देखें, एक तो ये खेल की बात हुई। अब इससे ऊपर आइए, आपने जो भी संस्था आप बना रहे हैं, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि उस पर हमारा कब्जा रहे। अनुराग ठाकुर ने ये बात सही कही है कि सरकार की मंशा ये होती है कि उस पर कब्जा कर ले। हालांकि इस बिल में जो प्रोविजन है वो ट्रांसपेरेंसी के हैं और उसमें प्रोफेशनल्स को लाने की बात कही गई है, तो बिल को हम दरकिरार कर दें।
तो इसके अलावा देखें, हम पहले अजय माकन की बाइट सुन लेते हैं। इस बिल पे पूरी चर्चा करने के बाद हम बताएंगे कि किस तरह संस्थाओं को डेवलप करने में सरकार किसी न किसी तरह रोक लगा रही है ताकि ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट संस्थाएं न डेवलप होने पाए। बिल्कुल, तो अजय माकन को आपको सुनाते हैं कि खेल पर पारदर्शिता को लेकर उन्होंने क्या कहा। I would not like to delve on what happened yesterday in the cabinet meeting, but I would just like to reiterate the sports ministry stand and my stand. We are in no way trying to control any of the sports federations or sports bodies. We do not intend to have our own representatives in any way in any of the management of these sports bodies. We do not want to direct them whether they would like to take Ajay Makan as one of the members or some of the other MPs or ministers. What just we want them is to be transparent and efficient in their functioning. So what just we are asking them, since they are sending teams outside India or within the country representing India as a country, they should be answerable to all Indians through the RTI. So that is what we are just asking them. We are asking them through RTI, at least their accounts should be known to the public. जी हाँ, तो इनके यहाँ पर इसी गणित को समझा दिए, जनता भी चाहती है। आप ये बताइए, इनका विरोध ये है कि साहब आरटीआई में हमें इसलिए नहीं आना चाहिए कि हमने सरकार से कोई इमदाद नहीं ली है, हम सरकार के फंड पे बीसीसीआई नहीं चलती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बता दीजिए गरेबान में हाथ डाल के कि क्या आपने अभी 400 करोड़ इनकम टैक्स माफ नहीं करवाया? जब आईपीएल आप करा रहे थे, जब आईपीएल हो रहा था, आपने 400 करोड़ रुपए माफ करवाए, इनकम टैक्स माफ करवाए। आप इंटरटेनमेंट टैक्स कोई नहीं देते हैं, जबकि टेलीविजन इंडस्ट्री से आप पूरा पैसा ले लेते हैं। तो आप पूरा का पूरा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और चूंकि जनता इसको देखती है, क्रिकेट इबादत है, आप उसी को कैश करा रहे हैं। यही जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंटी में सिर्फ ये है कि आपको हम आरटीआई की जद में लाएंगे कि आप कहां से पैसा लाएं, कहां खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि आपने क्रिकेट के डेवलपमेंट में नहीं खर्चा किया। अगर किया होता तो इंग्लैंड में हम इस बुरी तरह ना हारते। आपने कुछ इंडिविजुअल्स पे खर्च कर रहे हैं जो कि आइकॉन्स बन जाते हैं क्रिकेट में, तब आप उन पे खर्चा करते हैं। आपका सबसे, चूंकि इंडिया में क्रिकेट इबादत है, तो अब आप आइकॉन्स जो बन जाते हैं उन पे खर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके अलावा कोई खर्चा नहीं करते। ब्रेक पे जाने के पहले हम आपको यह भी बताएंगे कि हकीकत बिल्कुल अलग है, और हम ब्रेक से जब लौटेंगे तो यह बताएंगे कि किस किस तरह से इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में ग्रो करने थे, वो सरकार ने, पॉलिटिकल साइड ने, पर्सनल इंटरेस्ट ने, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ने किस तरह उन इंस्टीट्यूशंस को ग्रो नहीं होने दिया। हम ब्रेक के अगले पार्ट में ये दिखाएंगे। बिल्कुल, तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जो चर्चा लगातार चल रही है कि खेल का राजनीतिकरण कहां तक पहुंच चुका है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। एक ब्रेक के बाद।